आज अगर आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? एयरपोर्ट की छतें टूटकर गिर रही हैं, रेलवे ट्रैक्स पर पानी भरा है, रोड्स टूटे हुए हैं, ब्रिजेस पानी में बह रहे हैं और न्यूली कंस्ट्रक्टेड फ्लाईओवर्स में क्रैक्स आ गए हैं। ये है भारत का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में भारत 5th रैंक पर है। भारत का रोड नेटवर्क वर्ल्ड में 2nd लार्जेस्ट है। किसी भी देश के लिए क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ और पब्लिक की सहूलियत के लिए जरूरी है। पर क्या भारत के वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पब्लिक सेफ्टी एक प्रायोरिटी है? 28 जून को रमेश कुमार, जो कि कैब ड्राइवर थे, अपने कस्टमर को दिल्ली एयरपोर्ट ड्रॉप करने गए पर वापस नहीं आ पाए। भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण दिल्ली एयरपोर्ट की कैनोपी टूटकर गिर गई, जिससे उनकी मौत हो गई। गौर करने की बात यह है कि दिल्ली एयरपोर्ट अभी कुछ ही समय पहले रेनोवेट हुआ था। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, गुजरात का राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मध्य प्रदेश के जबलपुर एयरपोर्ट से भी यही खबरें सामने आई। ऐसे इंसिडेंट्स एक ही सवाल उठाते हैं कि आखिर टैक्स का पैसा कहां जा रहा है? एक तरफ टैक्स रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, मगर भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर तो राम भरोसे है। राम भरोसे से याद आया, अयोध्या में भी हालात कुछ ठीक नहीं है। जो भी मंदिर बन गए हैं, जहाँ रामलला विराजमान हैं, और जो आगे भी जगह बनी है, उसमें एक ही पहली वर्षा में ही पानी चूने लगा, अंदर पानी भर गया था। इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो बना है उसमें कौन सी कमी रह गई है जिसके कारण से पानी चू रहा है। शहर के हर कोने से वाटर लॉगिंग की खबरें आ रही हैं, यहाँ तक कि घरों में भी पानी भर गया है। 2023 से अब तक भारत में कम से कम 20 से ज्यादा भयानक इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर्स हुए हैं, जिनमें से 10 सिर्फ बिहार में है। 18 जून को बिहार के बकरा रिवर पे बना ब्रिज टूट गया। तब से बिहार में कम से कम 10 ब्रिजेस गिर चुके हैं और 15 इंजीनियर्स को सस्पेंड किया गया है। बिहार की गवर्नमेंट इसका दोष मॉनसून को देती है। शायद नेशनल पॉलिटिक्स में बिजी रहने वाले नीतीश कुमार बिहार पर ध्यान देने के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे। एक तरफ भारत में 100 साल पहले बने पुल हैं, जैसे पुणे का नवा पुल या जबलपुर का लाल पुल, जो आज तक मजबूत हैं, और दूसरी तरफ मुंबई का अटल सेतु है, जो हाल ही में इनॉग्रेट हुआ था और अभी से उसमें दरारें आ गई। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर्स को समझने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अलॉटमेंट प्रोसेस को समझना जरूरी है। सरकार टेंडर्स इशू करती है, जिसे जीतने के लिए प्राइवेट कंपनीज बिड करती हैं। सरकार L1 कॉन्ट्रैक्ट्स का यूज करती है, जिसमें सबसे कम अमाउंट बिड करने वाली कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। इस मेथड में कंपनी के पास्ट रिकॉर्ड्स और क्वालिटी को कंसिडर नहीं किया जाता। कंपनीज एक्सट्रीम कॉस्ट कटिंग मेथड्स यूज करती हैं, जैसे लो क्वालिटी रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल। बिहार के ब्रिजेस गिरने के 2 मेजर कारण जरूरत से ज्यादा सैंड एक्सट्रैक्शन और चीप क्वालिटी मटेरियल का इस्तेमाल। पुअर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी और शेयर नेग्लिजेंस आज की डेट में इंसान की जान खतरे में डाल रही है। गोवा में भी हाल कुछ ऐसा ही है। लाइफ इन गोवा इज इन अ डिच। पूरे साल रोड्स का काम चलने के बावजूद नए रोड्स एक हफ्ते में क्रैक्स डेवलप करते हैं। कभी केबलिंग का काम, कभी एक्सपेंशन का काम, कभी ड्रेनेज का काम। स्मार्ट सिटी के नाम पर गोवा की सड़कें मानो टकीशीज कासल का चैलेंज बन गई हैं। आईटी हब बैंगलोर की भी सेम कहानी है। ये शहर अपने ही कंक्रीट डिमांड्स के नीचे दबता जा रहा है। बारिश होते ही पूरे शहर में पानी जमा हो जाता है, सूवेज वाटर ओवरफ्लो होता है, घरों में पानी घुस जाता है, पावर कट्स होते हैं। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर तो है ही, साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन का कलेक्टिव फेलियर भी है। और क्लाइमेट चेंज के कारण ये प्रॉब्लम और सिवियर होने वाली है। 2023 अब तक का दूसरा सबसे गर्म साल था, जिसमें हीट वेव्स और एक्सट्रीम रेनफॉल ने तबाही मचा दी। 2024 में 100 से ज्यादा हीट रिलेटेड डेथ्स हुए और कम से कम 40,000 सस्पेक्टेड हीट स्ट्रोक केसेस रिपोर्ट हुए, जो क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत को हाईलाइट करता है। 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के टेम्परेचर्स मानो न्यू नॉर्मल बन गए हैं और एक्सट्रीम रेनफॉल की वजह से रेड अलर्ट्स एक रेगुलर अफेयर बनते जा रहा है। इसका इम्पैक्ट हमारी हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर, एजुकेशन और इकोनॉमी सब पर दिख रहा है। और ऐसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के लिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओवर पॉपुलेशन। बढ़ती पॉपुलेशन से इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड बढ़ता है और इन डिमांड्स को पूरा करने के लिए एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाया जाता है। रोड्स और कंक्रीट प्रोजेक्ट्स के लिए पेड़ों को काटना, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए जंगल काटना,
इससे एनवायरनमेंट का बैलेंस डिस्टर्ब होता है, जिसका इम्पैक्ट आज हम सब झेल रहे हैं। शहरों में ग्रीन स्पेसेस को काटकर बिल्डिंग्स बना देने से सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, जिससे सॉइल इरोजन या फ्लड्स का खतरा होता है। कोस्टल सिटीज में मैंग्रोव फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, जो फ्लड, स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स को रोकने में नेचुरल बैरियर्स का काम करते हैं। यही नहीं, राइजिंग सी लेवल्स के कारण भारत में कई सिटीज डूबने की कगार पर हैं। मुंबई जैसे बड़े शहर, जो एक बड़े अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जैसे लगते हैं, वहां एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करके घर, मॉल्स, मेट्रो बनाए जा रहे हैं। 2013 के केदारनाथ फ्लड्स एक एग्जाम्पल हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए एनवायरनमेंट को इग्नोर करना इज अ ग्रेव मिस्टेक। हम अपने डिस्ट्रक्टिव एक्शंस को इग्नोर करके क्लाइमेट चेंज पर ब्लेम नहीं डाल सकते। क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए सेफ और फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर की सख्त जरूरत है, और इसका डेफिनेशन बहुत सिंपल है। पब्लिक और एनवायरनमेंट की सेफ्टी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज की एफिशिएंसी को ध्यान में रखकर प्लान किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर ही क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सकता है। हम बड़े बड़े वादे करके कोल माइनिंग, हाइड्रो पावर प्लांट्स और रोड्स के लिए जंगल नहीं काट सकते। हम क्लीन एनर्जी के वादे करके फॉसिल फ्यूल्स यूज नहीं कर सकते। Sustainability should be a deliberate choice, not an option. If climate change impacts everyone, then the solution should too. Governments दुनिया भर में सिंपल और इफेक्टिव सॉल्यूशन से सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट कर रहे हैं, जो हमारे कलेक्टिव फ्यूचर के लिए जरूरी है। आज मैं ऐसे 5 सॉल्यूशंस के बारे में बताना चाहूंगी। फर्स्ट, स्पॉन्ज सिटीज। चाइना में कंक्रीट एरियाज को ग्रीन स्पेसेस के साथ मिलाकर बनाया जा रहा है, जो पानी को नेचुरली रोक सकती है और फिल्टर कर सकती है। सिंगापुर में भी यही आइडिया यूज किया जा रहा है, इसीलिए उसे द गार्डन सिटी कहा जाता है। 20 मिनट नेबरहुड। सोचो अगर एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ के लिए सब कुछ सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर अवेलेबल हो। कुछ सिटीज इस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं और मेलबर्न इसमें सबसे आगे है। मेलबर्न चाहता है कि वहाँ के लोगों को शॉप्स, बिजनेस सर्विसेज, एजुकेशन और लेजर फैसिलिटीज इजीली अवेलेबल हो। पेरिस भी एक ऐसा ही प्रोटोटाइप बना रहा है, जिसके अकॉर्डिंग वहाँ के लोगों को शॉपिंग या गवर्नमेंट एजेंसी के लिए 15 मिनट से ज्यादा वॉक या बाइक पर ट्रैवल ना करना पड़े। मिनिएचर फॉरेस्ट। जापान में टेम्पल्स और सिमेट्री के पास नेटिव स्पीसीज को प्लांट करके छोटे फॉरेस्ट बनाए जा रहे हैं। ये फॉरेस्ट रेजिलिएंट और डाइवर्स इकोसिस्टम्स प्रोड्यूस करने में और क्लाइमेट चेंज को फाइट करने में हेल्पफुल होंगे। ग्रीन रेल ट्रैक। बैंकॉक में पुराने और बंद पड़े रेलवे लाइंस को ग्रीन पार्क्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, ताकि लोगों का पब्लिक स्पेसेस को देखने का नजरिया बदला जाए। In addition to these, rainwater harvesting, green roofs, permeable pavements, अर्बन ट्री प्लांटिंग और कम्युनिटी गार्डन्स जैसे इनिशिएटिव से हम इंडिविजुअल लेवल पर भी ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट कर सकते हैं। 2050 तक दुनिया की 70% पॉपुलेशन शहरों में रहने वाली है। क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर फ्यूचर में आने वाली इस पब्लिक डिमांड और चैलेंज के लिए तैयार है? अगर आप और कोई सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर या सॉल्यूशंस के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। If you liked this video, subscribe to News with Navya and drop a comment below. You can also support our climate journalism by clicking on the link in our description.